नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीपी एजुकेयर के ऑनलाइन चैनल पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से आप अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन में अपनी जगह बना पाए। और आपके इसी प्रयास के लिए समर्पित है पूरी तरह से डीपी एजुकेयर की टीम। और अपनी इन प्रयासों की श्रृंखला में आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के जिसका सीधा संबंध आम नागरिकों से है, उनके जीवन से है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके मताधिकार से है। दोस्तों, आज की बातचीत का जो विषय है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव को लेकर के चर्चाएं चूंकि बहुत पहले से हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह व्यवस्था नई है हमारे देश के लिए, क्योंकि आजादी के बाद से कई बार यह व्यवस्था अपनाई गई, लेकिन कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों की वश इस चीज को आगे बढ़ाया नहीं जा सका और हमें इस व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर सरकारी मशीनरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के उद्देश्य से, आम लोगों को होने वाली असुविधा को कम से कम करने के उद्देश्य से, और सबसे बड़ी चीज इस सरकारी कामकाज के लिए लगने वाले समय को, उस समय सीमा को कम करने के लिए एक बार फिर सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है, क्या परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है इस व्यवस्था को इस देश में लागू करने के लिए, किस प्रकार के संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत पड़ सकती है, क्या है इसके लिए गठित समितियां और समिति की रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई हैं, कौन उस समिति का अध्यक्ष है और कैसे एक आम आदमी के जीवन को, इस देश को और इस देश की अर्थव्यवस्था को एक देश एक चुनाव से फायदा मिल सकता है। ये सारी बातें जानेंगे हम लोग आज के वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों आज हमारे साथ। और मैं अभिनव श्रीवास्तव पूरी तरह से समर्पित हूं आपके इन प्रयासों में आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। चूंकि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक देश में आम नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और चुनाव करते हैं उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, उन जनप्रतिनिधियों का जिनके माध्यम से आम जनता की समस्याओं को उच्च स्तरीय व्यवस्था तक पहुंचाया जाता है और उच्च स्तरीय व्यवस्था या सरकार के द्वारा दी गई राहत को, दी गई सुविधा को, दिए गए फैसिलिटीज को हम जनता तक पहुंचा पाते हैं। और इसी काम के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। लेकिन यह चुनाव दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, माफ करना, लोकसभा यानी कि संसदीय चुनाव, उसके अलावा विधानसभा के चुनाव और निचले स्तर पर स्थानीय चुनावों का आयोजन कभी न कभी होता ही रहता है। यानी वर्ष के 12 महीनों में हम कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में या किसी न किसी निकाय के लिए इन चुनावों की प्रक्रिया से दो चार होते ही रहते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया अपने आप में होती तो बहुत साफ सुथरी है, लेकिन बहुत खर्चीला होना भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या होता है। दोस्तों, एक देश एक चुनाव का सीधे तौर पर अगर मतलब पूछा जाए कि इसका क्या आशय है, तो एक लाइन में मैं कह सकता हूं इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों चुनावी प्रक्रिया का सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। ये इसका मूल उद्देश्य होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में एक चुनाव और एक देश की व्यवस्था को, इस विचार को आगे बढ़ाया था। हालांकि शासन में स्थिरता के उद्देश्य से अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ष 1999 का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ष 1999 में, 1999 में विधि आयोग के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, लॉ कमीशन की बात आती है और विधि आयोग ने पहली बार 1999 में इस व्यवस्था के बंद हो जाने के बाद से इसे पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता पर बल दिया। और जैसा कि आपको मैंने बताया, वर्ष 2019 में भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर विचार करने की बात कही। जबकि वर्ष 2024 में स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर भी इसी प्रतिबद्धता को दोहराया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गठन किए गए जिस समिति का नाम हम यहां लेंगे वो कोविंद समिति है, क्योंकि वर्ष 2017 का नाम लेना भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में इसके लिए एक रोड मैप बनाने की बात पर भी सहमति जाहिर की थी, और उसी का परिणाम है कि इस रोड मैप के लिए कोविंद समिति का गठन जो है किया गया था, और मार्च 2024 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को सौंपी है। आपको ये बात पता है दोस्तों, कोविंद समिति के जो प्रमुख हैं वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद हैं, और उनके साथ इस समिति में जो शामिल सदस्य हैं, कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 8 है दोस्तों। मतलब अध्यक्ष समेत सदस्यों की बात की जाए तो 8। मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, जबकि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। 18 सितंबर 2024 की बात हो रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे रिपोर्ट अपनी जो है मंजूरी दे दी इस रिपोर्ट को, और 12 दिसंबर 2024 की भी बात करेंगे। 12/12/2024 को कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को भी मंजूरी दी। तो अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने 4 अलग अलग सवाल हैं, और आने वाली परीक्षाओं में इन सवालों के पूछे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने बताया कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया, वहीं दूसरी ओर 1999 में विधि आयोग ने भी इस पर विचार करने की बात कही, और इस पर 2017 में नीति आयोग ने एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे चलकर के मार्च 2024 में कोविंद समिति का गठन किया गया, जिसकी प्रमुखता से अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की रिपोर्ट को मंजूरी दी, और 12 दिसंबर कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को भी मंजूरी दे दी। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर और आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं कि ये क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों का आयोजन कराना ही वन नेशन वन इलेक्शन का मूल उद्देश्य है। यानी यहां पर जो इलेक्शन कराया जाना है दोस्तों, वो लोकसभा और विधानसभाओं के स्तर पर एक साथ चुनाव का आयोजन कराया जाना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि ये व्यवस्था भारत में नई नहीं है, जैसा कि मैंने कहा पहले भी हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था का पालन किया जाता था, लेकिन एक निश्चित वर्ष में कुछ कह सकते हैं कि राजनीतिक गतिरोधों की वजह से व्यवस्था स्थगित हो गई, जिसमें वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967, ध्यान दीजिएगा, 1952, 1957, 1962 और 1967, ये 4 वर्ष ऐसे हैं दोस्तों जब हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों का आयोजन एक साथ होता था। लेकिन वर्ष 1967 में आपको पता है कि संसदीय गतिरोध कहना ज्यादा सही होगा। इसके कारण आपको पता होगा दोस्तों कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, जब भी कभी राज्यों का पुनर्गठन होता है तो निश्चित तौर पर उस समय जो व्यवस्था होती है उसमें काफी बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं, और उन बदलावों का परिणाम यह हुआ कि विधानसभाओं को भंग होना पड़ा, और उस दौरान ये व्यवस्था यानी कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था अब तक चल रही थी, वो व्यवस्था वहीं पर टर्मिनेट हो गई, वहीं पर वो व्यवस्था खत्म हो गई। विधानसभा और लोकसभा भंग होने से इसे जो है समाप्त कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वर्ष 2023 में इस पर पुनः प्रस्ताव लाया गया। तो इस पर पुनः प्रस्ताव कब लाया गया दोस्तों? तो वर्ष 2023 में इस पर दोबारा से प्रस्ताव लाया गया, और इसी प्रस्ताव के आधार पर गठन किया गया एक समिति का, जिसे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी कहते हैं, यानी एक देश एक चुनाव समिति, ये नाम इसे दिया गया। और इस समिति के अध्यक्ष बने रामनाथ कोविंद,
यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बने। जैसा मैंने बताया कि अगर सदस्यों की बात की जाए तो कुल शामिल सदस्यों की बात की जाएगी। शामिल सदस्य जो है दोस्तों वो 8 हैं, और इन 8 सदस्यों में ध्यान देने वाली बात है 6 सदस्यों की बात करेंगे जिनको हम 3-3 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। 3 जो है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार से हैं, और 3 अलग अलग क्षेत्रों के शिक्षाविद और संविधान विशेषज्ञ हैं, जबकि 2 लोग जो हैं उसमें से एक स्वयं अध्यक्ष हैं और दूसरा नाम हमारे होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का भी इसमें लिया जाएगा। चलिए आगे समझेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार समय के साथ साथ खर्च भी बचेगा। देखिए दोस्तों, फायदा क्या है इससे, तो समय के साथ साथ खर्च भी बचेगा। ये इसका सबसे बड़ा लाभ होगा यदि हम इस समय इस व्यवस्था को भारत में लागू कर पाते हैं। तो कैसे होगा वो भी आगे समझेंगे। और नेता चुनाव से ज्यादा शासन पर ध्यान दे सकेंगे। हालांकि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में होने वाले चुनाव कई तरह की समस्याओं का कारण बन जाते हैं, जहां पर सरकारी मशीनरी पूरी तरह से सिर्फ चुनाव पर ध्यान देना शुरू कर देती है, और ऐसे में जन सामान्य से जुड़े हुए उनके मुद्दे, खासकर उनके सामान्य जीवन से जुड़े हुए विषयों की अनदेखी होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और इस गतिरोध की स्थिति में देश का विकास, आम नागरिकों का विकास, उनका जीवन, ये सब प्रभावित होते हैं, और इसी प्रभाव को कम करना इस व्यवस्था को लागू करने के अनेक उद्देश्यों में से एक है। अगली चीज ये देखें दोस्तों, सामने आप देख पाएंगे अगली बात की इससे जो फायदे होने हैं उनमें सबसे बड़ा जो फायदा हमें होना है वो फायदा दोस्तों बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ के रूप में होना है। कारण यह है कि अगर बात की जाए सिर्फ 1952 में, तो वर्ष 1952 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव में दोस्तों खर्च जो हुई थी धनराशि वो 10.52 करोड़ थी। यानी 1952 में ये 10.52 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी लोकसभा चुनाव में। मैं सिर्फ यहां पर लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर हम भारत के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के खर्चों को ऐड नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें वर्तमान 2014 की, तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव का खर्च रहा है दोस्तों वो हो गया 3,870 करोड़ रुपए। जैसा मैंने बताया ये स्थिति थी वर्ष 2014 में, देख सकते हैं आप लोग यहां पर। हालांकि इस 3,870 करोड़ रुपए में अगर मैं वर्ष 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समस्त खर्चों को अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, तो आप देखेंगे कि इसकी जो लागत आई थी दोस्तों वो थी 12,000 करोड़ रुपए। निश्चित तौर पर ये आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट्स को देते हैं, और अगर ये पैसा चुनावी प्रक्रिया में इतने बड़े और व्यापक स्तर पर खर्च हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। हालांकि वर्ष 2014 में, 14 की नहीं बात करेंगे, 2004 की बात करेंगे दोस्तों। 2004 में ये जो खर्च आया था, माफ करें इसमें थोड़ा संशोधन कर लेते हैं हम लोग। 2004 में अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कुल खर्चों की बात की जाए तो 12,000 करोड़ रुपए था, और यही खर्च वर्ष 2009 में अगर आएंगे तो 2009 में यही खर्च 18,000 करोड़ रुपए हो जाता है। वही उसके बाद अगर बढ़ा जाए 2009 के बाद अगले हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें दोस्तों, तो 2014 की बात करेंगे। 2014 में यह खर्च हो जाता है बढ़कर 30,000 करोड़, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के खर्चे शामिल हैं। और अगले चुनाव यानी 2019 में यह राशि बढ़कर हो जाती है 55,000 करोड़ रुपए। और अगर बात की जाए रिसेंटली वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संयुक्त जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो लागत आई, तो हैरान करने वाला आंकड़ा आपको दिखेगा। ये रकम थी 1,35,000 करोड़ रुपए। कितना बेहतर होगा ये सोचना भी कि अगर ये व्यवस्था एक साथ होती है तो इतनी भारी भरकम राशि तो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर खर्च हो रही है, ये विकास कार्यों में खर्च हो सकती है। और अगर ये विकास कार्यों में खर्च होती है तो इससे बिना किसी संदेह के ये कहा जा सकता है कि न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी
बेहतर सुधार आएगा। दोस्तों 1952 के 10.52 करोड़ की तुलना में 57 में 5.90 करोड़, 62 में 7.32 करोड़, 67 में 10.79 करोड़, 1971 में 11.60 करोड़, 1977 में 23.03 करोड़, 1980 में 54.77 करोड़, 1985 में 81.51 करोड़, 1989 में 154.22 करोड़ और इस तरह से ये बढ़ता हुआ 2009 तक अगर देखें तो 1114.38 करोड़ रुपए का खर्च केवल लोकसभा चुनाव में आया है। जैसा मैंने कहा कि 2014 में यही लोकसभा चुनाव का खर्च 10.52 करोड़ से बढ़कर 3,870 करोड़ रुपए हो जाता है। जैसा मैंने आगे बताया दोस्तों, और भी चीजें यहां पर हैं कि वर्ष 1951, 57, 62 और 67 ये वो 4 वर्ष हैं जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो है आयोजन एक साथ किया गया था। लोकसभा चुनाव 1951 में अक्टूबर से फरवरी के बीच 1952 में आयोजित होते हैं 51 के लिए, 57 के लिए फरवरी से जून के बीच में आयोजित हुए, 1962 में ये फरवरी में ही आयोजित किए गए, जबकि 1967 में भी ये फरवरी में ही आयोजित हुए। जबकि विधानसभा चुनाव आपके सामने वो राज्य है दोस्तों जहां पर सबसे अंतिम में जो चुनाव विधानसभा स्तर पर हुआ था 1967 में, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, असम, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, ये वो सभी राज्य हैं जहां पर यह आयोजन 1967 में अंतिम बार संयुक्त रूप से लोकसभा और विधानसभा के स्तर पर हुआ था। लेकिन उसके जस्ट बाद इस व्यवस्था को रोक दिया गया क्योंकि संसदीय और विधानसभाओं के भंग होने की वजह से यह व्यवस्था आगे काम नहीं कर पाई। अगली चीज दोस्तों, बात करते हैं उस समिति की, यानी कोविंद समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं। देखने वाली बात यह है कि कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है उसे बहुत ही कम समय में और बड़ी प्रामाणिक ढंग से उन्होंने अपने शोध के आधार पर इस रिपोर्ट को पेश किया है। और इस रिपोर्ट में बात कर लेते हैं 2 सितंबर 2023 की बात करेंगे। 2 सितंबर 2023 ये वो तारीख है दोस्तों जब इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कोविंद समिति का अगर गठन पूछता है कब किया गया था, तो कोविंद समिति का जो गठन हुआ वो 2 सितंबर वर्ष 2023 को हुआ था रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। जबकि राष्ट्रपति को अगर बात की जाए कि रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो 14 मार्च वर्ष 2024 को यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति तक पहुंच गई, यानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ये रिपोर्ट जो है वो 14 मार्च 2024 को पहुंचती है। वहीं अगर बात करें कुल राजनीतिक पार्टियों की दोस्तों, तो इस मामले में अपनी राय देने वाली राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो करीब 47 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं। ठीक है, लेकिन इन सुझावों में ऐसा नहीं है कि सभी एक मत से इस व्यवस्था को लागू करने का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि बात करें तो 35 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। ध्यान दीजिएगा, समर्थन करने वाली पार्टियों की संख्या दोस्तों 35 है और लगभग बात करते हैं तो जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं उन पार्टियों की संख्या जो थी वो 13 के लगभग थी दोस्तों। ठीक है, 12 या 13। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में 18,626 पन्ने इस रिपोर्ट में शामिल हैं, जिन्हें रिकॉर्ड 191 दिनों में ही तैयार किया गया था। 191 दिनों में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव जो समिति बनाई गई दोस्तों, वो किन किन बिंदुओं पर विचार करने के लिए गठित की गई, यह हमारी अगली बात है जो हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि जब आप देखेंगे आजकल परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसमें किस तरह से वो आयोग आंकड़ों की भी मांग कर रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और चूंकि समिति की बात हो रही है तो समिति के बारे में हमेशा यह बात जरूर पूछी जाती है कि किसी भी समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो जैसा कि आपके सामने उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा,
विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत, ये 4 ऐसे स्तर हैं जहां पर हम इस व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और जिसके लिए यह समिति काम कर रही है। दूसरी बात, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसके लिए हमें किस तरह के संशोधन करने पड़ सकते हैं, इसकी सिफारिश भी, इसकी जानकारी भी इस आयोग द्वारा सरकार को दी गई है कि कहां कहां किन किन संवैधानिक व्यवस्थाओं में हमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। यह भी इनका काम रहा है। वहीं दूसरी ओर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वर्ष 1951, इसी को दोस्तों हम लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नाम से भी बुलाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जिसे वर्ष 1951 में बनाया गया, सबसे पहली जरूरत तो है दोस्तों कि हमें इसी में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक, उनमें ही या उनके चुनाव से जुड़ी व्यवस्था जो हमारी है उसी में हमें संशोधन करना पड़ेगा और उसकी सिफारिश भी करनी पड़ेगी कि कहां कहां संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। एक बात और कि अगर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार राज्यों का समर्थन लिया जा सकता है, कैसे राज्यों को इस विषय में एक मत से अपना समर्थन देने के लिए उन्हें बाध्य किया जा सकता है, इसकी संभावनाओं पर भी समिति ने विचार किया है। चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु होता है या दल बदल होता है या विश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बनती है तो आपातकालीन समाधानों पर विचार करना भी इस समिति के प्रमुख दायित्वों में से एक है। और एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे देश में यह होती है दोस्तों कि जब कभी कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो उसी के साथ उस व्यवस्था को खत्म करने की संभावनाओं पर भी लोग विचार कर लेते हैं। अब चूंकि यह व्यवस्था कहीं ना कहीं एक दूरगामी प्रभाव और दूरगामी परिणामों के लिए बनाई जाएगी, तो ऐसे में विपक्ष कई बार यह भी संभावना बन सकती है कि जब सत्ता में अगर विपक्ष आता है तो हो सकता है कि उस व्यवस्था को वो खत्म करने की कोशिश करे। तो ये जानना और इस तरह का प्रबंध करना भी आवश्यक है। इसकी महती आवश्यकता है कि आगे अगर विपक्ष ऐसा करता है या करने की कोशिश करता है तो वह ऐसा न कर पाए, इसके लिए हम क्या प्रबंध कर सकते हैं, इस बात की, यानी कि ये चक्र एक साथ जो चुनाव होने वाला है ये न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपाय और संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश करना भी इस एक देश एक चुनाव के लिए गठित कोविंद समिति के कार्यों में से एक है। एक और चीज बात कर लेते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक्स एंड मैन पावर की। लॉजिस्टिक्स एंड मैन पावर, ये वो दो चीजें हैं जिनका हमें आवश्यकता पड़ेगी ये इस व्यवस्था को लागू करने में। तो ऐसे में लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कैसे की जाए, जरूरी संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाएगी और किस स्तर तक मैन पावर की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इस पर विचार करना भी समिति के कार्यों में से एक है। प्लस एक जो सबसे बड़ी बात है वो है कि वोटर आईडी को अपडेट करना हो। उसके अलावा अगर बात करें कि एकल वोटर लिस्ट के निर्माण की, तो एकल वोटर लिस्ट के निर्माण के लिए भी सुझाव इस समिति द्वारा दिया गया है। एकल वोटर लिस्ट का मतलब साफ है दोस्तों, एकल वोटर लिस्ट जो है वो लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत, इन चारों स्तरों पर चुनाव के लिए एक कॉमन जो है वोटर लिस्ट की जरूरत हमें पड़ेगी। उसके निर्माण के लिए जो जरूरी आवश्यक प्रावधान है उनकी सिफारिश करना भी इस समिति के कार्यों में से एक रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समिति के सदस्यों की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समिति के सदस्यों में एक नाम आप देख रहे होंगे, पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। प्लस इसमें इसके संवैधानिक गतिरोधों पर विचार करने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता चुने गए हैं दोस्तों, हरीश साल्वे। ध्यान दीजिएगा, ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और हरीश साल्वे, ये नाम उन लोगों को अच्छी तरह से याद होगा अगर उन्हें कुलभूषण जाधव का नाम याद है। दोस्तों कुलभूषण जाधव ये वही भारतीय सैनिक थे जो पाकिस्तान की जेल में कैद थे और इनका केस जो है वो आईसीजे ले जाया गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसमें भारत का पक्ष यानी कि कुलभूषण जाधव का पक्ष रखा था हरीश साल्वे ने, और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम आपको पता होगा। निश्चित तौर पर ये एक अद्वितीय व्यक्तित्व रही हैं, खासकर विदेश जो हमारी नीति रही है उस स्थिति में भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती के साथ रखने और अपनी बेबाक शैली के लिए सुषमा स्वराज का नाम जाना जाता है। उनके आग्रह पर हरीश साल्वे ही वो वकील थे जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, और इसके लिए उन्होंने जो पारिश्रमिक लिया था दोस्तों, वो केवल ₹1 लिया था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी देश के प्रति निष्ठा का बहुत अच्छा परिचायक हो सकता है। तो ये दो लोग इसमें हैं, यानी एक राष्ट्रपति और दूसरा एक वरिष्ठ वकील है। जैसा मैंने आपको बताया, बचे हुए 6 लोगों में से 3 जो है वो पॉलिटिकल सेगमेंट से आते हैं दोस्तों। 3 लोग जो हैं वो राजनैतिक वर्ग के हैं, 3 लोग राजनैतिक वर्ग से आते हैं, और बचे हुए जो 3 लोग हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो 3 जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र से और अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में इन लोगों की पहचान है। जिसमें अब नामों की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम से आने वाले लोगों में पहला नाम गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का, दूसरा नाम कांग्रेस में जो विपक्ष के नेता हैं उनमें अधीर रंजन चौधरी का नाम आता है दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल से आते हैं, और तीसरा नाम गुलाम नबी आजाद का है जो कि भूतपूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो इन 3 लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया जो राजनीतिक वर्ग से हैं। जबकि एनके सिंह की बात करेंगे, एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह की बात हो रही है। एनके सिंह जो है दोस्तों आपके एक्चुअल में 15वां जो वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं या थे, क्योंकि अब 15वें वित्त आयोग का गठन समय सीमा देखा जाए तो समाप्त हो चुका है। दूसरा नाम जो है दोस्तों लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप का है। और अगर आप लोग सिविल एस्पिरेंट हैं, अगर आप संविधान के विषय में रुचि रखते हैं, तो सुभाष कश्यप के द्वारा लिखी गई संविधान से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन जरूर आपने किया होगा। तो ये वही है दोस्तों, संविधान संबंधी कोई भी गतिरोध या कोई भी अवरोध आता है, कोई समस्या आती है, कोई विवाद की स्थिति खड़ी होती है, तो उसका क्या संभावित समाधान हो सकता है, इसका परामर्श देने के लिए सुभाष कश्यप को इसमें शामिल किया गया। और तीसरा नाम आपके सामने संजय कोठारी का है दोस्तों। संजय कोठारी जो है, ये संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर हुआ करते थे, यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, इनकी सदस्यों का ब्यौरा है जो मैंने आपको दिया। अगली चीज दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इसके लिए हमें कहां कहां संशोधन करने की जरूरत पड़ सकती है, कहां कहां अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला नाम अनुच्छेद 83 की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 83 जो है ये संबंधित है दोस्तों संसद के दोनों सदनों की अवधि से, यानी कि इसका संबंध जो है वो सदन की अवधि से है। और आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को लागू किया जाता है तो बहुत सारा संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ा संशोधन इसी बात को लेकर के है, सदन की अवधि को लेकर के है। दूसरा, अनुच्छेद 172 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 172 जो है ये बात करता है राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उनके बारे में राज्य विधानसभा की समयावधि की बात करता है। क्योंकि इनका भी भंग होना तय है तो इसमें भी संशोधन की संभावनाओं को देखा जा रहा है। तीसरी बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 85 है दोस्तों। अनुच्छेद 85 ये जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 85 किस चीज से जुड़ा है? राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है।
और चौथा नाम आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 174 है। अनुच्छेद 174 का संबंध जो है दोस्तों वो राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा है। क्योंकि ये संशोधन दोनों स्तरों पर होने हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं का संयुक्त रूप से होना है, तो दोनों में संभावना जो तलाशी जा रही है वो संशोधन की है और ये प्रमुख अनुच्छेद है। वहीं 356 की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। 356 जहां राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है, जो फिलहाल आपातकालीन प्रावधानों के तौर पर जाना जाता है, हो सकता है कि इसकी आवश्यकता भी हमें पड़ सकती है। जबकि दल बदल के आधार पर अयोग्यता से जुड़ी संविधान की 10वीं अनुसूची में भी बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि संभव है कि ऐसे में जो राजनेता अपनी कुर्सी जाने के डर से घबराए होंगे, बहुत संभव है कि कुर्सी जाने के डर से सत्ता परिवर्तन या दल बदलने की जो व्यवस्था है वहां पर इसका प्रयोग किए जाने की संभावना हो। लेकिन हालांकि यह कानून बनाया गया था इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों यह कानून सिर्फ एक तरह से हाथी के दांत की तरह है, जो दिखाने के लिए केवल है, इसका उपयोग विशेष तौर पर नहीं होता। क्योंकि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इतिहास गवाह है इस बात का कि बहुत सारे राजनेता चुनावी लाभ के लिए अपनी पार्टी बदलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, और इस दौरान अगर वो पार्टी बदलते हैं तो नियम तो ये कहता है कि उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जानी चाहिए, लेकिन ये भी पता है कि वहां पर नियोक्ता और नेता दोनों ही उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों का हिसाब किताब करीब एक रहता है और ये कानून होते हुए भी निष्प्रभावी हो जाता है। दोस्तों अंततः अब बात आती है कि एक देश एक चुनाव में आगे का रास्ता क्या है, कैसे हम बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक इस देश में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की मूल आवश्यकता इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक चीज को स्पष्ट ढंग से बताया है कि अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो इससे हमारी जो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट है दोस्तों 1.5% तक बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमारी जीडीपी में 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है, ये कहिए कि जो अमाउंट है, ये भी इसमें इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन की बात करना भी उचित होगा, यहां पर मुद्रास्फीति की बात करना भी उचित होगा, जिसके 1.1% तक कम होने की भी उम्मीद यहां पर जताई गई है। नो डाउट दोस्तों, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में 1.5% की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के शामिल होने का जो प्रयास है, इसे हम निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर जीडीपी में हमारी 4.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है तो इसका फायदा हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम के रूप में, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी वृद्धि के तौर पर हम इस व्यवस्था को देख पाएंगे, जो कहीं ना कहीं सुधार करेगा दोस्तों उनके जीवन स्तर में। तो ये कुछ इसके आर्थिक लाभ हैं। तो ऐसे में अब आगे का रास्ता क्या निकल करके आता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे का रास्ता सिर्फ ये है कि एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को कितने चरणों में लागू किए जाने की बात कही जा रही है। 2 चरणों में इसे हम लागू कर सकेंगे। इन 2 चरणों में इसे लागू करने का मतलब ये निकल कर आता है दोस्तों कि पूरे देश में इसके लिए चूंकि विस्तृत स्तर पर चर्चा की जाएगी और आम लोगों और विषय विशेषज्ञों से उनकी राय मांगी जाएगी, मांगी जा रही है, इस समय भी चर्चाएं हो रही हैं। देखते हैं आगे क्या विकल्प निकल कर आता है, लेकिन जो विकल्प सामने मौजूद हैं, जो नजर आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। पहला तो ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाए, यानी पहला विकल्प यही है दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाए। विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए, यानी ये सारा काम इसके प्रथम चरण में ही किया जाना है। जबकि अगर दूसरी ओर बात करें तो दूसरा चरण आप देख रहे हैं, आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय चुनाव, यानी अगर दूसरे चरण में बात करें तो स्थानीय चुनाव जो हैं, ये ऊपर वाले चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 डेज यानी 100 दिन के भीतर ही हो जाने चाहिए, और ये इसका दूसरा चरण होगा। यानी 2 चरणों में इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही जा रही है। एक बात और कि सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची का निर्माण भी करना होगा,
ये तीसरी बात है, एक समान मतदाता सूची का निर्माण करना। ठीक है, सूची का निर्माण करना, ये जो है तीसरा विकल्प है दोस्तों, जिस पर हमें काम करने की जरूरत होगी। और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस व्यवस्था को, यानी एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को हम लागू कर पाएंगे, क्योंकि ये देश जो भारत है, ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था सिर्फ हमारे ही देश में चलेगी या हमारे ही देश में लागू होगी, क्योंकि दुनिया के कुछ और भी देश हैं दोस्तों, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का नाम है, स्वीडन का नाम है, ब्रिटेन का नाम है, और एक नाम और लिया जा सकता है इंडोनेशिया का। ये सब ऐसे देश हैं जहां पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं। यानी अगर ऐसा हम करते हैं तो दुनिया के कुछ चुनिंदा प्रगतिशील देशों की कतार में आ खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत के इस ऐतिहासिक सुधारवादी कदम से भारत के प्रति लोगों की राय बदलेगी। चुनावी प्रक्रिया में हो रही धांधली को भी काफी हद तक कम किया जाएगा। वोटों के माइग्रेशन या उनको जिस तरह से उनमें भी हेरफेर होता है, उसमें भी कमी आएगी। सरकारी मशीनरी का सदुपयोग किया जाएगा, समय बचेगा, संसाधन बचेंगे, और सबसे बड़ी बात कि देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, जो हमारे लिए एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा है देश का, वो कहीं सटीक तरीके से और कारगर ढंग से हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस क्लास में, इस संक्षिप्त क्लास में, आपने एक देश एक चुनाव को लेकर के जो संभावनाएं हैं, जो सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जो समिति बनाई गई, समिति के सदस्यों की बात आई, जो लागत है, इन सारी चीजों को आपने विस्तार से समझा होगा और जाना होगा। अगली क्लास में मैं ऐसे ही आपसे किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ मिलूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इन वीडियोस को अप्रिशिएट करेंगे। अपने दोस्तों और अपनी टीम के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहिए डीपी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।